हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे हम अपना टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 1991 की पॉलिसी आने का रीज़न ही यही था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत बड़े रिसेशन से गुजर रही थी। तो उस रिसेशन से निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरह के मेजर्स अपनाने की कोशिश करी, कई तरह के रिफॉर्म्स लाने की, कई तरह के चेंजेस लाने की कोशिश करी ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। जैसे कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी को चेंज करके लिबरल इकोनॉमी बनाना, इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना और फिस्कल डेफिसिट को कम करना। ये जो रिफॉर्म्स थे इन्हें ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला गया, या हम बोल सकते हैं इन्हीं रिफॉर्म्स को हमने क्या बोला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए, जैसे कि क्लियर है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो मेजर्स जो कि किसने लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब से अपनाए, जुलाई 1991 से। किस लिए अपनाए? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंपटीशन। तो इन रिफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, याद रखना, तीन मेन फीचर से मिलकर बनी थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एल, पी एंड जी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब एक एक करके हम तीनों मेजर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को और कंट्रोल्स को बिजनेस यूनिट्स पे से हटाना। इट मीन्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना, ट्रेड और इंडस्ट्री को रिलैक्स करना, अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से जो अननेसेसरी ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे उनसे बचाना। ये क्या होता है हमारा लिबरलाइजेशन। अब देखिए, लिबरलाइजेशन लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया। सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लिबरलाइज किया। देखिए, बिफोर 1991 कोई भी नया बिजनेस सेटअप करना होता था या फिर एक्सपेंड करना होता था, उसके लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती थी। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा फ्री किया। और 2006 की बात करें तो कुल 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज सारी इंडस्ट्रीज को एग्जेम्प्ट कर दिया। और वो 5 इंडस्ट्रीज या 5 यूनिट्स कौन कौन सी हैं? एक है लिकर इंडस्ट्री, सेकंड है सिगरेट इंडस्ट्री, थर्ड है डिफेंस इक्विपमेंट, फोर्थ है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड फिफ्थ है डेंजरस केमिकल्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं कंसेशन फ्रॉम मोनोपोली एक्ट। देखिए, 1969 से इंडिया में मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस काम कर रहा था। जिस कंपनी की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट वर्थ होती थी, एसेट्स होती थी, उन्हें इस एक्ट के दायरे में लाया गया। लेकिन देखिए, टाइम के साथ साथ इसमें भी चेंजेस आए। इसमें क्या कर दिया गया कि जो मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है 2002 में उसे रिमूव करके एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2002। और कंपटीशन एक्ट 2002 का क्या काम है? इसका काम यहाँ पर चेक नहीं लगाना कि कितना मोनोपोली है, यहाँ पर सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग को, काला बाजारी जिसे बोलते हैं, स्पेकुलेशन को ख़त्म करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना है। नेक्स्ट बात आती है हमारी फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए, पहले किसी भी इंडस्ट्री को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होती थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई नई ब्रांच सेटअप करनी है उसके लिए, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए परमिशन की ज़रूरत थी। लेकिन अब ये सारी की सारी परमिशंस ख़त्म कर दी गई। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशंस को चेंज किया गया। अगर हम अभी की बात करें, लेटेस्ट 2020-21 आफ्टर कोविड-19, जो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। ध्यान रखना, 10 करोड़। और जो हमारी
जो जो टर्नओवर है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 करोड़। अब हम आगे बात करते हैं फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल। देखिए, पहले बाहर से हमें रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, तो उसके लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी, उसके लिए बहुत सारे हर्डल्स है, लेकिन अब उन हर्डल्स को ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी। अगर बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप इजीली बाहर से टेक्नोलॉजी मंगवा सकते हो। रिप्लेसिंग फेरा एंड फेमा। फेरा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, फेरा के अंदर क्या होता था? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट रेगुलेट करता था, ठीक है। अब उसे चेंज करके 1999 में फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके तहत इकोनॉमिक लिबरलाइज की गई और एटीट्यूड चेंज हुआ गवर्नमेंट का टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन से जो टाइट रूल्स रेगुलेशन से उन्हें कम करके क्या कर दिया, उन्हें स्मूथ कर दिया, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो वाइल इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन इन टैक्सेशन पॉलिसी। पहले क्या था? टैक्स रेट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को रिड्यूस किया 30%, 25%। कस्टम ड्यूटी को भी कम किया गया, एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस की गई। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेल्स स्ट्रक्चर को भी रिप्लेस किया गया। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को क्या किया गया? लिबरलाइज किया गया, ताकि कोई भी हमारी कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को भी लिबरलाइज किया गया। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो कम की गई। और हमने अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स भी पढ़े कि क्या क्या चेंजेस आए बैंकिंग सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई। बैंक्स को अपने इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने का मौका दिया गया। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर। अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना टू सेट अप मोर एंड मोर इंडस्ट्री, जो कि पहले किसके लिए रिजर्व थी? पब्लिक सेक्टर के लिए। मतलब ऐसे एरियाज में भी अपनी कंपनीज लगाना जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व थे, लेकिन आज उसमें कौन काम कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ने मेजर्स अडॉप्ट किए हैं प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए, पहले पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया गया। आज की डेट में देखें तो हम केवल 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के हैंड में हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। धीरे धीरे इसका भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। 1991 में 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि किसके हैंड में थी? पब्लिक सेक्टर में। आज की डेट में देखें तो वो 2 हो गई हैं। 2 भी धीरे 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 देखना आप, टाइम के साथ साथ 2 भी प्राइवेट सेक्टर के हैंड में चली जाएगी। नेक्स्ट, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए, 74% ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेल कर दिए गए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पब्लिक एंड वर्कर्स को सेल कर दिए गए। तो ये क्या है? धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर ने ये काम भी शुरू किया कि अपने शेयर्स किस एरिया में देने स्टार्ट किए? प्राइवेट सेक्टर। सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। देखिए, सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, जिस बोर्ड का नाम था बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये क्या करता था? जो सिक इंडस्ट्रीज थी उन्हें रिवाइव करके, उन्हें मर्ज करके, या बोल सकते हैं एमलगमेट करता था किसके अंदर? प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर, जिससे उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर enterprise, a system of memorandum of understanding has been introduced। इसके अंदर क्या था? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को पूरी फ्रीडम दी गई कि वो अपने रिजल्ट्स के लिए खुद अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो रिजल्ट है, प्रॉफिट है, लॉस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कंपनी के एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है नेशनल रिन्यूअल फंड। एक रिन्यूअल फंड बनाया गया, जिसके तहत क्या किया गया? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में चेंज किया गया।
एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया गया वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जैसे कि अभी अभी अगर हम बात करें इस टाइम की 2020-21 की या 19-20 में लगा लीजिए, हमने देखा फैब मार्च में बीएसएनएल में बहुत सारे वीआरएस दिए गए। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल को चेंज करके किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर में। सिमिलरली 1991 और उसके बाद भी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर दिया कि वॉलंटरी वो क्या ले सकते थे? वीआरएस, और उसकी जगह पर वो क्या रखते? यंग स्टाफ और जो नॉलेजेबल होता। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमी को एक बनाना। मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है कि वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उन्हें ट्रेड के लिए लिंक करना, जोड़ना, फ्री ट्रेड लाना, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हो, फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर। देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन किया गया उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ही था ग्लोबलाइजेशन लेकर आना, क्योंकि जब तक प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ना आता ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन का बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि प्राइवेटाइजेशन लाया जाए और लिबरलाइजेशन लाया जाए। अब देखिए कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए गए ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए। सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जैसा कि मैंने अभी लास्ट डिस्कस किया कि फेरा को हटाकर फीमा में कन्वर्ट कर दिया, जिसका एटीट्यूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की साइड बहुत ही लिबरल था कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी चाहिए। नेक्स्ट, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीस। देखिए, अब क्या था? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था? इकोनॉमिक्स को जोड़ना। अब इसमें क्या हुआ? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीस को अलाउ किया गया। मतलब ये ज़रूरी था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ चेंज लाने के लिए। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो होता क्या है? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी मीन्स टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। क्लियर हुआ? और ये कहाँ कहाँ लीगल था, वैलिड था? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे? आराम से अपने रुपये को किस में कन्वर्ट करा सकते थे? दूसरे कंट्रीज की करेंसी में। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई। हम आज की डेट में बात करें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ओपन कर दिया पूरा। क्यों ओपन कर दिया गया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आए और प्रॉपर रिफॉर्म्स हो। उसके बाद टैरिफ को रिड्यूस किया गया। कस्टम ड्यूटी हो गया, टैरिफ हो गया। किस लिए रिड्यूस किया गया? इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए देखिए बहुत काम किया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बात करें, एसएमई इंडस्ट्री के लिए भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाई गई, जिसके अंदर अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा टैक्स कंसेशन दिए गए ऐसी कंपनीज को जो कि अपना पूरे का पूरा बाहर एक्सपोर्ट करने के पर्पज़ से बना रही थी। एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ को सिंप्लीफाई किया गया और इसके तहत बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करी इंडियन गवर्नमेंट ने। फ्रीडम टू रिपेट्रिएट। देखिए, पहले बाहर की कंपनीज इसलिए भी इंडिया में आने में डरती थी कि एक बार उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया तो उन्हें अपना पैसा अगर निकालना पड़े, बाई चांस कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रही है, उन्हें वापस जाना चाहते हैं। अगर वो जाना चाहे तो वो क्या होगी? लॉस में जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया गया? फ्रीडम टू रिपेट्रिएट का मतलब जब चाहे अपनी कंपनी उठाकर वो अपने देश में लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीता जाता एग्जाम्पल है आपके सामने शेवोलेट का। शेवोलेट को इंडिया में आगे एक्सपोजर नहीं नजर आया तो शेवोलेट ने अपने सारे के सारे प्लांट इंडिया से बंद कर दिए और बाहर लेकर चले गए। तो ये था फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन टिप्स पे होना चाहिए आपके। और इसके साथ ही हम अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर। थैंक यू सो मच।